नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप क्लासेस में। तो आज आप सभी के लिए हम लाए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 क्लास 10th के बच्चों के लिए हिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन पा रहे हैं। आज हम लाए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 क्लास 10th के बच्चों के लिए हिस्ट्री, जिसमें हम आप सभी को चैप्टर 1 का 50 VVA MCQ कराने वाले हैं। जितने भी दोस्त हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। बिना टाइम के हम शुरू करते हैं क्लास को। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद से जितने भी VVA क्वेश्चन हैं आपको हम इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं क्लास को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जो जर्मन राइन राज्य था उसका निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय तथा बिस्मार्क। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट जर्मन राइन राज्य का निर्माण कराया था। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, यूरोप में पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ, 1830 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ तथा 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ यूरोप में राष्ट्रवाद में पहली अभिव्यक्ति कराई गई थी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारा क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? प्रसा को, ऑस्ट्रिया को, तुर्की को तथा ब्रिटेन को। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिल चुका है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था? मार्च 1848 ईस्वी, अप्रैल 1848 ईस्वी, मई 1848 ईस्वी तथा जून 1848 ईस्वी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा मई 1848 ईस्वी में मेटरनिक का पतन हुआ था। ये भी क्वेश्चन बहुत भी है, आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्व्यवस्था वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ऑस्ट्रिया वंश के द्वारा, हैब्सबर्ग के द्वारा, जारशाही के द्वारा, ब्रुब्बो वंश के द्वारा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ब्रुब्बो वंश के द्वारा फ्रांस में पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस की गई थी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? वो कौन ऐसा देश है जो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था? फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया जो था इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना से, चिक्का सेना से, लाल कुर्ती तथा काबोनरी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा काबोनरी। ये भी क्वेश्चन बहुत भी है दोस्तों, आप इसको ध्यान में रखिएगा, नहीं तो एग्जाम में पूछने जाने पर आप गलती कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जालबेरिन एक संस्था थी, वो कौन सी संस्था थी? मतलब व्यापारिक संस्था थी या क्रांतिकारी संस्था थी या बुद्धिजीवियों की संस्था थी या सामंतों की संस्था थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापारिकों की एक संस्था थी जिसे हम जालबेरिन कहते हैं। 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? जो 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि हुई थी वो किस देश के साथ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की देश के साथ। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, एड्रियानोपुल की संधि जो किस वर्ष कराई गई थी? 1829 ईस्वी में। चलो दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, काउंट काबूर को विक्टर एनेमल ने किस पद पर नियुक्त किया था? जो विक्टर एनेमल थे वो काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किए थे? गृह मंत्री के पद पर, सेनापति, फ्रांस का राजदूत, प्रधानमंत्री। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के पद पर काउंट काबूर को विक्टर एनेमल ने नियुक्त किए थे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा बोल रहा है, गैरीबल्डी पेशे से क्या थे? गैरीबल्डी दोस्तों वो पेशे से क्या थे? ये दोस्तों देखिए एग्जाम में 2014 के फाइनल एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको क्वेश्चन का आप ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आपके फाइनल एग्जाम में आने पर आप गलती कर सकते हैं। नाविक था, किसान था, सैनिक था तथा दार्शनिक था। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा नाविक था। गैरीबल्डी जो थे वो पेशे से एक नाविक थे। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? दक्षिणी अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा पश्चिमी एशिया। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा यूरोप महादेश में अभी इटली और जर्मनी वर्तमान में आते हैं। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आपको देखने को मिल चुका है। देखिए दोस्तों 2011 का फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिला है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। रक्त और लौह की नीति किसने अवलंबन की थी? हिटलर, विलियम प्रथम, बिस्मार्क तथा मेजनी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क जो थे रक्त और लौह की नीति अपनाए थे।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन 14 हमारा बोल रहा है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तुर्की, इंग्लैंड, जर्मनी और यूनान। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा यूनान देशवासियों के लिए साहित्य का ज्ञान प्रेरणात्मक रहा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा बोल रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में, 1870 ईस्वी में, 1866 ईस्वी तथा 1864 ईस्वी। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिल चुका है, आपको सेंटर एग्जाम या फाइनल एग्जाम में देखने को जरूर ही मिलेगा। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? वो कौन सा युद्ध था जिसकी समाप्ति के बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया? प्रसा एवं डेनमार्क युद्ध, सीडान का युद्ध, सेडावा के युद्ध तथा क्रीमिया युद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की? दोस्तों क्वेश्चन बहुत भी है, आप इसको ध्यान में रखें या अपना नोटबुक में लिख लें। टागोर ने किए थे, बिस्मार्क ने किए थे, मेजनी ने तथा गैरिबल्डी ने। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना किए थे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यंग इटली की स्थापना किसने की? यह भी क्वेश्चन बहुत भी है। यंग इटली की स्थापना किसने की? गैरिबल्डी ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने तथा काबूर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेजनी ने यंग इटली का स्थापना किए थे। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन बोल रहा है सीडान का युद्ध कब हुआ था? 1867 ईस्वी, 1868 ईस्वी तथा 1870 ईस्वी तथा 1871 ईस्वी में। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 1870 ईस्वी में सीडान का युद्ध हुआ था। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन बोल रहा है सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? क्वेश्चन बोल रहा है सन 1870 में प्रसा और फ्रांस के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? एक क्वेश्चन बहुत भी है दोस्तों, 2015 के फाइनल एग्जाम में पूछा गया है, हो सकता है आपके भी एग्जाम में फाइनल एग्जाम में आ जाए। सेडान में हुआ था, सेडोवा में हुआ था, साइडाइन में हुआ था तब फ्रैंकफर्ट में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेडान में फ्रांस और प्रसा के बीच 1870 ईस्वी में युद्ध हुआ था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। प्रसा को, ऑस्ट्रिया को, तुर्की को तथा ब्रिटेन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन बोल रहा है मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था? मार्च 1848 ईस्वी, अप्रैल 1848 ईस्वी, मई 1848 ईस्वी तथा जून 1848 ईस्वी में। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा मार्च 1848 ईस्वी में मेटरनिक का पतन हुआ था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। आगे क्वेश्चन हमारा है वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस के किस शासक वंश की पुनर्स्थापना हुई थी? जब वियना कांग्रेस हुआ था उस समय फ्रांस में किस शासक की पुनर्स्थापना हुई थी? हैब्सबर्ग की, ऑर्लिया की, बुर्बो की तथा जारशाही की। ये क्वेश्चन देखिए 2014 के फाइनल एग्जाम में पूछा गया। इसका सही आंसर होगा बुर्बो। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति के बाद राष्ट्रवाद का अवधारणा का जन्म हुआ था। क्वेश्चन बहुत भी है दोस्तों, आपको ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है, आप इसे अपना नोटबुक में या याद कर लें। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा बोल रहा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? 1789 ईस्वी, 1791 ईस्वी, 1801 ईस्वी तथा 1804 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू हुआ था। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे? वियना सम्मेलन था उसका अध्यक्ष कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 18वां तथा चार्ल्स एल्बर्ट तथा मेटरनिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेटरनिक जो थे वियना सम्मेलन का अध्यक्ष थे। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, नेपोलियन की पुनर्स्थापना करना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है वियना कांग्रेस ने फ्रांस के किस राजवंश की स्थापना की थी? जब वियना कांग्रेस की स्थापना हुई फ्रांस में किस राजवंश का फिर से स्थापना हो गया? बुर्बो राजवंश, रोमनो राजवंश, हैब्सबर्ग राजवंश तथा आर्लेयंस का। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना हुई थी वियना कांग्रेस के बाद फ्रांस में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? इटली और जर्मनी का विरोधी एकीकरण का विरोधी कौन था? ऑस्ट्रिया,
प्रसा, ब्रिटेन, रूस। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया जो था इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी देश था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। काउंट काबूर को विक्टर एनामल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रमुख न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के पद पर काउंट काबूर को विक्टर एनामल ने नियुक्त किया था। चलो दोस्तों आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। आगे हमारा क्वेश्चन बोल रहा है लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? जो लाल कुर्ती सेना थी उसका गठन किसने किया था? मेजनी ने, काबूर ने, गैरीबल्टी ने तथा बिस्मार्क ने। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा गैरीबल्टी ने लाल कुर्ती सेना का गठन किया था। जालवेराइन क्या है? जलवेराइन क्या है? शुल्क वंश, शुल्क संघ, क्रांतिकारी संघ, समाचार पत्र तथा सैनिक न्यायालय। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा शुल्क संघ जालवेराइन थी। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 33, यूरोप वासियों पर सबसे अधिक किस देश के साहित्य, कला और ज्ञान विज्ञान का प्रभाव पड़ा? फ्रांस के, इंग्लैंड के, यूनान के तथा रोम के। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा यूनान के यूरोपवासियों पर सबसे अधिक साहित्य और कला विज्ञान का प्रभाव पड़ा था। यूरोप सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, यूरोप सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत भी है दोस्तों, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इटली को, फ्रांस को, इंग्लैंड को तथा यूनान को। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा यूनान को यूरोप सभ्यता का पालना कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एड्रियानो पुल की संधि 1829 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? आपको एक क्वेश्चन एक और बनेगा, एड्रियानो पुल की संधि कब हुई थी? 1829 ईस्वी में। अब क्वेश्चन बोल रहा है एड्रियानो पुल की जो संधि हुई थी वो कौन कौन से देश के बीच हुई थी? तुर्की और इंग्लैंड, तुर्की और रूस, तुर्की और मिस्र, तुर्की और फ्रांस। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा तुर्की और रूस के बीच एड्रियानो पुल की संधि 1829 ईस्वी में हुई थी। सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? सीडान में जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच, प्रसा और डेनमार्क के बीच, इटली और रोम के बीच, प्रसा और फ्रांस के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस और प्रसा के बीच सीडान का युद्ध हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है 37 नंबर, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864 ईस्वी में, 1866 ईस्वी, 1870 ईस्वी तथा 1871 ईस्वी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? डेनमार्क की संधि, गैस्टिन की संधि, प्राग की संधि तथा फ्रैंकफर्ट की संधि। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में के तहत जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 39 नंबर, हंगरी की राजधानी क्या थी? तुर्की, बुडापेस्ट, प्रसा तथा सीडान। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बुडापेस्ट जो थी वो हंगरी की राजधानी थी। गिजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? गिजो व्यक्ति था वो कहाँ का प्रधानमंत्री था? प्रसा का, तुर्की का, फ्रांस का तथा सीडान का। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रांस का प्रधानमंत्री कौन था? गिजो। सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेडोवा में जो युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और सीडान के बीच, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच, सीडान और प्रसा के बीच, तुर्की और मिस्र के बीच। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच सीडान का सेडोवा का युद्ध हुआ था। ये रहा दोस्तों हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद का टॉप 50 MCQ। ऐसे ही हम अगले वीडियो में लाएंगे आपके लिए हिस्ट्री का चैप्टर 2, उसमें भी आपको बताएंगे परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन। तो जितने भी दोस्त हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले और अपना राय कमेंट बॉक्स में दे तथा अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।